हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पॉलीहाइड्रोएमनिया के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसकी इटियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सब कुछ कवर करने वाले हैं इन दिस सिंगल पेज। एंड ये आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर से चेकआउट करके डाउनलोड कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ये रिलेटेड है टॉपिक किसके, एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर डिटेल वीडियो हमने बहुत पहले लेके आ गए थे। ये तो सो कुछ इस पे में है ये, तो ये जो हमने टॉपिक बनाया था, तो अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। इस पे भी हमने अच्छे से समझा रखा है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके वॉल्यूम कैसे कैसे चेंज होते हैं, सोर्सेज, कलर, ठीक है, उसके फंक्शंस, उसके रेगुलेशन, सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। जो भी आपको टॉपिक चाहिए, आप टॉपिक का नाम लिखो एंड तुष नॉट लिख दो साथ में। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो आप उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस के बारे में। पॉली मतलब होता है कि ज़्यादा। तो अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इज़ डायग्नोज्ड व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, दैट इज़ आपका AFI, एक्सीड्स 25 सेंटीमीटर्स, और द सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, दैट इज़ आपका SDP। ये दो वैल्यूज़ हैं, एक AFI हो गया, एक SDP हो गया। ठीक है, एंड जो आपका SDP है, इट मेजर्स मोर देन 8 सेंटीमीटर और अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से जब हम ये मेजर्स चेक करते हैं आपके AFI और आपका SDP, तो AFI तो अगर 25 से ऊपर है और आपका SDP 8 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो दैट इट कन्फर्म्स पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, नॉर्मल जो AFI होता है, दैट इज़ आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, इट इज़ बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर्स, और आपका SDP नॉर्मल कितना होता है, 2 से 8 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ इसे एक्सीड करती हैं तो इसको हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं, और अगर कम हुई तो क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन और इसका वैल्यूज़। बात करें इसके टाइप्स की, सो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी इट कुड बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड AFI कितना होता है, 25 से लेके 35 सेंटीमीटर्स, एंड इट इज़ यूजुअली एसिम्टोमेटिक एंड इंसिडेंटल। ठीक है, बात करें अगर मॉडरेट कंडीशन में, तो उसमें AFI की वैल्यू कितनी होगी, 30 से 35 सेंटीमीटर्स, एंड द सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मे बी प्रेजेंट। ठीक है, मॉडरेट वाले में। एंड सीवियर कंडीशन में क्या होगा कि AFI विल बी मोर देन 35 सेंटीमीटर्स एंड इट विल एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर। बात करें इसकी एटियोलॉजी की कि ये किसे हो सकता है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सो अगर मेटरनल कॉज की बात करें तो मेटरनल कॉज में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपके अगर मदर में डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है, डायबिटीज़ आपका जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, अगर उस कंडीशन में भी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। फिर आपका हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी। एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, ये कंडीशन भी अगर होती है तो उस कंडीशन में आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। फीटल कॉज की बात करें तो फीटल कॉज में आपके पास 4 आते हैं यहाँ पे, कंजेनिटल एनामलीज, जेनेटल कंडीशंस, फीटल एनीमिया एंड मल्टीपल गेस्टेशन। पहला आता है आपका कंजेनिटल एनामलीज। इसमें क्या होता है कि अगर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दिक्कत है, मतलब एनामलीज है बेबी में, तभी हो सकता है, जैसे क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है या इसोफेजियल या ड्यूटेनल रेशिया है। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था एमनियोटिक फ्लूइड तो हमने उसमें देखा था कि उसका रेगुलेशन या सर्कुलेशन कैसे होता है। जो फीटस है वो सॉलो करता है 500 to 1000 ml पर डे, ठीक है, ताकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन हो। लेकिन जब ये कंडीशंस होती हैं आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर सॉलोइंग नहीं हो पाती है उसकी, तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेम अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है, जैसे आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो CSF है, तो CSF का लीक हो सकता है, एंड उसकी लीक होने से अगेन आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। सेम अगर कोई कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज है, जैसे CHDs हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये तो हो गया आपके कंजेनिटल एनोमलीज। बात करें आपके जेनेटिक कंडीशंस के, जैसे आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे आपके ट्राइसोमी 18 या 21, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
नेक्स्ट आपका फीटल एनीमिया, तो आपकी RH इनकम्पैटिबिलिटी या आपका पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। उसके बाद आपका है मल्टीपल गेस्टेशन, जैसे ट्विन्स हैं, तो ट्विन्स में क्या होता है, जो हमने आपकी जो रिसेंटली पढ़ा था ट्विन्स के ऊपर, ट्विन्स प्रेगनेंसी के ऊपर, तो आपने वहाँ पे TTTS देखा था, दैट इज़ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें उनका प्लासेंटा तो सिंगल होता है, लेकिन क्या होता है कि एक जो बेबी है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है और एक जो बेबी है दूसरा वाला वो उसमें कम न्यूट्रिशन जाता है, तो उसका साइज़ छोटा होता है एंड दूसरे का बड़ा साइज़ होता है। तो इन सब कंडीशंस में भी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया फीटल कॉजेज़। बात करें प्लासेंटल कॉज की, तो इट कुड भी आपका कोरिया एंजियोमा एंड आपका प्लासेंटा ट्यूमर्स। एंड आगे बात करें इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ये इसका कोई रीज़न हमें पता ही नहीं है। तो इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस नो आइडेंटिफाइबल कॉज इज़ फाउंड, कि हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ जो उसका वॉल्यूम है एमनियोटिक फ्लूइड का वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी कैसी है कि इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखो जितना बन रहा है एमनियोटिक फ्लूइड वापस इतना एब्जॉर्व नहीं होगा, तो क्या होगा, जो पहले का बचा है वो तो है ही एंड साथ में नया प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक काफ़ी सारा अमाउंट का एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है। एंड इट कॉजेज़ में इंक्लूड इंक्रीज्ड फीटल यूरिन आउटपुट, ठीक है, अगर फीटस का जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज्ड सॉलोइंग और प्लासेंटल डिसफंक्शंस। तो ये सब कंडीशन किसको ट्रिगर करती हैं, आपके एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में मैटरनल सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे आपको। इट कुड बी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा, एक तो डिस्कम्फर्ट तो होगा, साथ ही साथ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगा ड्यू टू डायफ्रामेटिक एलिवेशन, है ना। फिर प्रीटर्म लेबर और कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज्ड फंडल हाइट। तो ये सब क्या हो गया आपके मैटरनल सिम्टम्स के बारे में। फिर फीटल सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखाई देंगे, आपकी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैल प्रेजेंटेशन एंड रिड्यूस्ड एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इतना भर गया कि हेड जाके कैसे इंगेज होगा आपके पेल्विस में। तो ये आपकी दो हो गई मैटरनल सिम्टम्स और फीटल सिम्टम्स। बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस, एक तो ओवर डिस्टेंडेड होगा जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होगी पैल्पेट करने में, कि अगर नॉर्मल अमाउंट होगा तो हम अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं कि हाँ फीटस का हेड अभी ऊपर है या नीचे है, कहाँ पे पहुँचा है आपके, अगर वो ट्रांसवर्स लाई कर रहा है या आपका सिफेलिक उसका नीचे है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, फंडल ग्रिप की हेल्प से पता चलता है। लेकिन जब आपका यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड इतना ज़्यादा भर गया है तो आप अच्छे से पैल्पेट भी नहीं कर पाएंगे एंड आपकी फीटल हार्ट साउंड भी अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो ये सब हो गए आपके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, तो जो हमने स्टार्टिंग में दो वैल्यूज़ दी थी, दैट इज़ AFI, दैट इज़ आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इट विल बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर्स, और आपको जो SDP है दैट इज़ आपका सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, इट विल बी मोर देन 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड कंजेनिटल एनामलीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़, ये सब हमें किसके हेल्प थ्रू पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो पहला डायग्नोसिस आप इससे कर सकते हैं। सेकंड आप डॉपलर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे आपके इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड फीटल एनीमिया और TTTS, ठीक है, जैसे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। फिर आता है आपका मैटरनल टेस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द डायबिटीज़ इन मदर। फिर ब्लड ग्रुप एंड एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग, ताकि आप RH इनकम्पैटिबिलिटी को देख सकें। एंड आपके कोई इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के लिए जैसे टॉर्च हो गया है, एंड पायरोवायरस को डिटेक्ट करने के लिए आप मैटरनल की ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। फाइनली इसके मैनेजमेंट को देखें, तो मैनेजमेंट में क्या क्या है आपका, अगर माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस है तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है विद अल्ट्रासाउंड, एंड वो धीरे धीरे अपना ठीक भी हो जाता है वैसे। एंड बाकी तो आपको ट्रीट करना है जो अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे अगर DM है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है या RH इनकम्पैटिबिलिटी है, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड अगर बात करें मॉडरेट टू सीवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस, तो उसमें आपको क्या करना है, एमनियो रिडक्शन करना है, आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे रिड्यूस करना है। कैसे, रिमूवल ऑफ एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड वाया एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एंड एक मेडिकेशंस के थ्रू भी किया जा सकता है इसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेथैसिन। इसमें क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द फीटल यूरिन आउटपुट, ठीक है। फीटल यूरिन आउटपुट कम हुआ तो उससे क्या होगा, आपके एमनियोटिक फ्लूइड पे लोड कम पड़ेगा, तो वो वॉल्यूम भी कम होगा। इट इज़ यूज्ड बिफोर 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इतना याद रखना, कितना, 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले से यूज़ करना है। अवॉइड क्लोज टू टर्म, दैट इज़ आपका ऐसा क्यों हमें क्यों बोला है कि 22 वीक से पहले इसको यूज़ करना है, उसके बाद नहीं, क्योंकि इट कुड गिव द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोजर। आपका जो डक्टस आर्टेरियोसिस है फीटल सर्कुलेशन में, अगर आपको याद होगा, तो वो जल्दी बंद ना हो जाए, इसलिए इसको 32 वीक से पहले दिया जाता है, ठीक है, इसको आपको इंडोमेथैसिन को।
क्लियर। तो ये हो गया आपके इसके मेडिकेशंस एंड आपके इसके मैनेजमेंट ऑफ द पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो बस इतना ही था आज के टॉपिक में। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।